हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। आज की क्लास में मैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट। काफी हाई चांस है, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इस एएस का आता ही है और इस बार भी काफी हाई चांस है कि आपको 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके जनवरी 26 के एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास में ये टॉपिक कंप्लीटली रिवाइज करते हैं और साथ में मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी जल्दी से कवर अप करवाने वाला हूं सो दैट आपका टॉपिक अच्छे से कवर अप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एम्प्लॉय बेनिफिट। सबसे पहली बात, ये एएस है क्या। ये एएस मेनली बनाया गया है कि कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर अपने बिजनेस में जो एम्प्लॉयज को हायर करता है, वो अपने बिजनेस में जो एम्प्लॉयज को हायर करता है उनको जो वो पेमेंट करता है, बेसिकली वो बेनिफिट्स जो पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, उसे कैसे अकाउंट फॉर करे, ये एएस कंप्लीटली उसी के बारे में बताता है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये एएस बहुत टेक्निकल है और ये एएस वैसे बहुत बड़ा भी है, बट आपके मॉड्यूल में सारा का सारा एएस कवर अप नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर अप किए गए। तो हम भी सिर्फ उतना ही कंटेंट पढ़ने वाले जितना आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में कवर अप करवाया। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जितना बड़ा आपका अमलगमेशन या कंसोलिडेशन है उतना ही बड़ा ये टॉपिक भी बनता है अगर हम इंटर के लेवल के हिसाब से बात करें। बट आईसीआई ने काफी समअप करके इसको जो है आपके मॉड्यूल में कवर अप किया है, तो उतना ही कंटेंट मैं आपको यहाँ पे कवर अप करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, ये एएस बनाया क्यों गया है। देखिए इस एएस का मेन फोकस जो है वो ये है कि आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। मतलब क्या है सर, देखिए एम्प्लॉय अगर आज काम कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल है सर, कई बार आज काम करने के बदले उसको पेमेंट 2 3 4 साल बाद मिलेगी। सर ऐसा क्यों होता है या कब होता है। लेट्स से एक एम्प्लॉय काम कर रहा है एक कंपनी में, 5 साल 10 साल जॉब करेगा, 20 साल जॉब करेगा, जब वो कंपनी को छोड़कर जाएगा देन ही विल रिसीव ग्रेचुटी। और सर वो ग्रेचुटी जो उसे मिलती है, उसने कितने साल काम किया है, जितने साल उसने वर्किंग की है, उन ईयर्स की बेसिस पे वो कैलकुलेट होती है। इसका मतलब जरा सोचिए सर, जब वो हर साल काम कर रहा है तो क्या वो ग्रेचुटी कमा रहा है, क्या वो ग्रेचुटी कमा रहा है। द आंसर इज यस। सर ड्यू अभी नहीं हुई है, पेमेंट मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, बट सर कमा तो हर साल रहा है। तो हमारे इस एएस का पर्पज ये है कि सर जिस साल वो उस काम को कर रहा है, भले ही उसकी पेमेंट आप कुछ सालों बाद करने वाले हो, लेकिन खर्चा सर उसी साल में रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए जब उसने आपको वो काम करके दिया। तो बेसिकली हम मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं सो दैट खर्चा उसी पीरियड में अवेल किया जा सके या रिकॉर्ड किया जा सके जिस पीरियड में एम्प्लॉय ने आपको सर्विसेज दी है, या जिस पीरियड में सिंपली कहूं तो आपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ली है। इस एएस का मेन यही पर्पस है। तो चलिए समझते हैं इस एएस में मेन मेन टॉपिक है। 3 मेन टॉपिक है जो आपको यहां समझने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। नंबर 2, कितने टाइप्स का हो सकता है सर, और टाइप्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला मुद्दा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब क्या है। देखिए नाम से जैसा समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय को दिए जाने वाला फायदा, एम्प्लॉय को दिए जाने वाले बेनिफिट्स। सर यहाँ पे जो भी बेनिफिट एक कंपनी, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, चाहे वो आज पे करोगे, चाहे 2 साल बाद पे करोगे, ये सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट में कवर अप होते हैं। तो इट रेफर्स टू ऑल द बेनिफिट्स पेड टू द एम्प्लॉयज और देयर डिपेंडेंट। ऐसा भी हो सकता है सर आप एम्प्लॉय को ना पे करके उनके फैमिली मेंबर को पे कर रहे हो। बेसिकली बेनिफिट इज गिवन टू फैमिली मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को, उसके डिपेंडेंट को, उसके ऊपर निर्भर लोगों को भी फायदा दिया जा सकता है, वेदर इन कैश और काइंड। लाइक एग्जांपल के तौर पर आप सबने देखा है बेसिक सैलरी देना, अलाउंसेस देना, देन बोनस भी मिलते हैं सर, बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट, या फिर आपको पेंशन मिलती है सर रिटायरमेंट के बाद, और बहुत सारे परक्यूजेस भी कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को। तो ये सारे के सारे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाते हैं। और याद रखना यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय कुड बी फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल, टेम्परेरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि वो उसका रोल क्या है। मेन चीज आपको ये समझनी है, वेन एवर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और आप फिर कुछ भी पे करोगे तो वो सारा AS15 के दायरे में आ जाएगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर की गई है कि AS15 कहता है नो फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इज रिक्वायर्ड। ऐसे कोई आपको फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपली ये समझना है, जब जब
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बन जाएगा, चाहे वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो, तब आपका एम्प्लॉय बेनिफिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। सर क्या कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? तो एएस 15 उसको भी हाईलाइट करता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एएस 15 में थ्योरेटिकली कवर की गई है, जो आपको समझनी पड़ेगी। तो एएस 15 कहता है सर एम्प्लॉयर का रिलेशन कब माना जाएगा? नंबर 1, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न होना जरूरी नहीं है, इट कुड बी वर्बल। लाइक मान लीजिए मैं कहीं जॉब करने जाता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 10 से 6 आना पड़ेगा, जिसके बदले में हम आपको इतनी सैलरी देंगे, ये आपका ऑफ रहेगा। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जब रिटर्न में जरूरत नहीं है, चाहे ओरली वर्बली अगर हमारी डिस्कस हो गई है, देन वी कैन से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय फॉर टैक्स, लीगल और सोशल पर्पसेस। टैक्सेशन पर्पजेस से, लीगल पर्पजेस से या सोशल सिक्योरिटी के पर्पजेस से इस व्यक्ति को एम्प्लॉय माना जाता है, तो अगेन हम मान सकते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट सर, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, अगर मैं किसी का एम्प्लॉय हूं तो वो हमेशा अपने सुपरविजन में रख के मुझसे काम करवाएगा। तो ये खास बात होती है एम्प्लॉय की, लार्ज सुपरविजन एंड डायरेक्शन। लगातार वो आपको निर्देश देता रहेगा, अब ये कर, अब तू ये कर, अब ये कर, और वो आपको अपनी निगरानी में रखेगा। एंड लास्टली, सर्विसेज जनरली एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस पे जाके करते हो। जब आप जॉब करते हो तो आप अपने घर से, अब ऑप्शन आ गया वर्क फ्रॉम होम का, बट अदरवाइज हमेशा हम एम्प्लॉयर के पास जाके, कंपनी में जाके ही जॉब करते हैं। तो ये कुछ कॉमन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं जिनको देख के आप पता लगा सकते हो कि यस देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या आपका फॉर्मल रिलेशन रिक्वायर्ड है? तो आप कहोगे नहीं सर, एज पर एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट का जो एएस है वो अप्लाई होने के लिए कोई फॉर्मल रिलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है बाय दीज पॉइंट्स आल्सो, तो फिर हम कहेंगे कि सर एएस 15 लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहली बात मैंने आपको सिंपली बताई कि एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब आप अपने एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स देते हो। एम्प्लॉय क्या है सर? पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, फुल टाइम भी हो सकते हैं, कैजुअल वर्कर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सर बेनिफिट में क्या आएगा? कुछ भी, कैश में हो चाहे काइंड में हो, एम्प्लॉय को दो या उसके डिपेंडेंट को दो, परक्यूजिट हो, बोनस हो, वेजेस हो, अलाउंसेस हो, कुछ भी हो, सब कुछ कवर हो जाता है। बट द मेन पॉइंट सर, इस एएस में इस एम्प्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। एएस 15 क्या कहता है कि जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं, एएस 15 कहता है ये जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, इन्हें बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है, इसके बारे में हमारा एएस 15 मेनली डिस्कस करता है। बट आपको अकाउंटिंग समझने से पहले यह समझना होगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट 4 टाइप के हो सकते हैं। सर टाइप पहले जानना जरूरी है? यस, बिकॉज अकाउंटिंग जो है एम्प्लॉय बेनिफिट की, वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन से टाइप के एम्प्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग करना चाहते हो। सर कितने टाइप के होते हैं? 4। नंबर 1, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। नंबर 2, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। आपको नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में जो है आपकी कमेंट सेक्शन में ऐड कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को देखते समय पहले नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, नंबर 3 इज टर्मिनेशन बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट, एंड नंबर 4 इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे इंपॉर्टेंट है सर ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। हमारे एएस ने कहा कि सर जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग करोगे, तो पहले तो आपको यह समझना है कि सर इन चारों में से हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट है कौन सा। ये 4 टाइप से आपके एम्प्लॉय बेनिफिट को डिफाइन किया गया, कवर अप किया गया है। वन बाय वन सबका मीनिंग समझते हैं और साथ ही में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूं। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका एम्प्लॉय बेनिफिट है कौन सा, इसलिए ध्यान से इनके मीनिंग को समझना, अकाउंटिंग अपने आप फॉलो अप हो जाएगी। इस पूरे एएस में बस एक चीज का आपको कॉमन रूल ध्यान रखना है, पूरे एएस के लिए एक वो सिंपल सा पॉइंट है। एएस क्या कहता है सर? अगर कोई पेमेंट लेट्स से आज 31 मार्च 2025 है, एएस कहता है सर अगर कोई पेमेंट आपको आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर करनी है, इफ एनी पेमेंट इज ड्यू विद इन नेक्स्ट 12 मंथ, आने वाले 12 महीने में अगर वो पेमेंट ड्यू होने वाली है, तो सर इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है।
और अगर वो शॉर्ट टर्म है, विद इन 12 मंथ पे होने वाली है, तो आपको उसकी डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। यू नीड नॉट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सर 12 ही महीने में पे हो जाएगी तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। सर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है व्हेन इट इज पेबल बियॉन्ड 12 मंथ। आपको कोई पेमेंट 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद करनी है तो एएस बार बार एक ही बात कहेगा, आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो अगर विद इन 12 मंथ पे होगी तो आपको डिस्काउंटिंग नहीं करनी है, लेकिन अगर बियॉन्ड 12 मंथ, अगर वो 2 साल बाद भी करनी है तो एएस 15 हमेशा कहेगा कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये एएस आपको प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेशन करवाता है। इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो सिंपल सा प्रोविजन समझ लो, अगर विद इन 12 मंथ पे हो जाएगा तो डिस्काउंटिंग नहीं होगी, बियॉन्ड 12 मंथ जाएगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। आई होप आपको प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग पता है। बेसिकली जो पेमेंट 2 साल बाद जानी है और आज उसका अमाउंट, वो दोनों इक्वल नहीं होते, बिकॉज 2 साल बाद जाना है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो आपको हमेशा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेना है। सर उसको प्रेजेंट वैल्यू पे निकालने के लिए डिस्काउंट रेट कहां से आएगी, वो क्वेश्चन आपको हमेशा देगा। आपको क्वेश्चन हमेशा बताएगा कि डिस्काउंटिंग रेट क्या है। ठीक है, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग समझनी है, तो पहले टाइप के एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉय बेनिफिट है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। बहुत सिंपल सर, सबसे कॉमन, और सर इसकी अकाउंटिंग हम कर चुके हैं। सर नहीं, हमने नहीं की है। यस तुमने की है। याद कीजिए जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, +1 2 में थे, तब आपने सैलरी एंड वेजेस की जरूर अकाउंटिंग एंट्री की होगी। सैलरी एंड वेजेस, सर हर महीने वर्कर्स और एम्प्लॉइज सैलरी और वेजेस कमाते थे और हम उन्हें पे कर देते थे, तो एंट्री करते थे सर सैलरीज अकाउंट डेबिट या वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आप पे कर देते थे और सैलरी का खर्चा डेबिट हो जाता था। और फिर सर सैलरी एक एक्सपेंस है जिसे हम पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, तो एंट्री होती थी सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। यही है सर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। आप खर्चा पे करते हो, अनपे करने के बाद उसे पीएनएल में ट्रांसफर करते हो। अच्छा कभी कभी सर ईयर एंड पे सैलरी आउटस्टैंडिंग की भी एडजस्टमेंट आती थी। ईयर एंड पे सैलरीज होती थी सर जो हमने अभी पे नहीं की होती, तो क्या करते थे सर, सर जब आउटस्टैंडिंग सैलरी होती थी तो हम एंट्री करते थे सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट कर देते थे सर, और कोरस्पॉन्डिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करते थे। ये अकाउंटिंग आप सबने की है। यस यस सर, ये तो हमने की है। यही तो एएस 15 बताता है। ये एएस 15 वाले ही कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो कर रखा है सर। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। एएस 15 भी तो यही बताता है आपको कि जब जब आप शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करोगे, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, तो हम उन सभी बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जो आपको अगले 12 महीने के अंदर अंदर अपने एम्प्लॉयज को पे कर देने हैं, जो अगले 12 महीने में पे हो जाएंगे। नॉर्मली सर एक वर्कर, एक एम्प्लॉय जब काम करता है, लेट्स से उसने मई महीने में काम किया तो उसकी सैलरी उसे जून में मिल जाएगी, जून के लिए जुलाई में, एंड सो ऑन मार्च के अप्रैल में। तो सर ये सारी पेमेंट्स काम करने के विद इन 12 मंथ में ड्यू हो जाती है। दीज बेनिफिट्स आर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, तो इट रेफर्स टू ऑल दो सम व्हिच आर पेबल विद इन 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच सर्विसेज आर रेंडर्ड। जिस महीने में या जिस समय में सर्विस रेंडर की गई है, अगर उसके 12 महीने में आपको पे करना है वो अमाउंट, तो वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाएगा। और एक चीज समझना, विद इन 12 मंथ पे हो रहा है, तो क्या सर डिस्काउंटेड अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है? द आंसर इज नो। मैंने अभी आपको बताया था अगर 12 महीने में ही पे होगा तो डिस्काउंटिंग की नीड नहीं होती। इसमें क्या क्या बेनिफिट आते हैं सर? रेगुलर पेमेंट्स लाइक वेजेस एंड सैलरीज, पेड लीव्स, आपकी शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस जिसे हम कहते हैं, पेड लीव्स और सिक लीव्स। बेसिकली ये वो छुट्टियां हैं सर जो कंपनसेटेड है। कंपनसेटेड एब्सेंस मतलब सर छुट्टी मारेंगे और तनख्वाह नहीं कटेगी, उसे कहा जाता है आपका कंपनसेटेड एब्सेंस। मतलब ये पेड लीव्स होती है सर। सिमिलर वे में प्रॉफिट शेयर, आपका प्रॉफिट में कोई परसेंटेज शेयर कर रखा है, हिस्सा कर रखा है, या बोनसेस आपको मिलते हैं, इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, या हमें कोई और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं। लाइक मान लीजिए हमारा एम्प्लॉयर हमें मेडिकल बेनिफिट्स देता है, उसने हमें घर दे रखा है जिसे हम परक्यूजिट्स बोलते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो आप विद इन 12 मंथ अपने एम्प्लॉय को देने वाले हो, ये आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाते हैं। तो जितने भी पेमेंट्स आपको नेक्स्ट 12 मंथ में अपने एम्प्लॉयज को पे कर देनी है, दे ऑल विल बी नोन एज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आई होप आपको मीनिंग समझ में है। अब आते हैं इसकी अकाउंटिंग पर।
अकाउंटिंग आपको आती है सर, अभी मैंने डिस्कस किया वही अकाउंटिंग है, तो आपको एक खर्चा रिकॉर्ड कर देना चाहिए एंड ऑन अनडिस्काउंटेड बेसिस, बिकॉज सर विद इन 12 मंथ पे हो जाना है, और अगर अमाउंट अनपेड है देन यू हैव टू रिकॉर्ड कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी। सर जब करंट मंथ में हम करंट मंथ की सैलरी पे कर देते हैं तो हम अलग से आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी तब दिखाई जाती है सर जब कोई मंथ की सैलरी ईयर एंड पर पेंडिंग रह जाए, तो उसे हम रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री करते हैं सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अदरवाइज हमें इसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हम साथ साथ में पे करते चलते हैं। तो अनपेड रह जाए तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दो सर, खर्चा तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। जनरल रूल यही है। बस दो चीजें हैं जिनके बारे में आपको एक्स्ट्रा समझना है। वन इज कंपनसेटेड एब्सेंस, मतलब सर छुट्टी मारी तनख्वाह नहीं कटी, और दूसरा बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। इनके बारे में एएस ने थोड़ी थोड़ी बातें और बताई हैं जो आपको समझनी है, ये आपके लिए नया है। और इसमें मैं आपको कहूंगा ये शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस का कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना एग्जैक्टली इसमें क्या करना है। पहले मीनिंग समझिए। देखिए सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप छुट्टियां लोगे और छुट्टी के तनख्वाह नहीं कटेगी, आपकी सैलरी नहीं कटेगी। मुझे मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहा हूं मैं, और मुझे कहा गया कि आपकी 5 पेड लीव्स है, मतलब आप महीने में सर 5 छुट्टियां ले लेना इंक्लूडिंग संडे, बट हम आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे। सर अगर एम्प्लॉय 5 दिन नहीं जाता है तो तनख्वाह नहीं कटेगी, तो अगर वो जाता है उन दिनों तो क्या उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज की पॉलिसी होती है यस। अगर मान लो मैंने महीने में आपको 5 ऑफ अलाउ कर रखे हैं, आप उन ऑफ को अवेल नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा जा रहे हो, तो यू विल गेट कंपनसेटेड फॉर दैट। आप उसको जो है एक्स्ट्रा जाने के बदले पैसा रिसीव करोगे, या वट एवर द कंपनी विल ऑफर, आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है। ठीक है, तो हमारा पर्पज ये है कि सर इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। पहली बात तो ये समझिए, अगर आपको बिना काम किए पैसा मिल रहा है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिन दिनों आपने काम किया वहीं पे आपकी अर्निंग एक्स्ट्रा बन चुकी है। तो हमारा एएस 15 कहता है इस मुद्दे को भी प्रॉपरली अकाउंट फॉर करना जरूरी है। पहले तो मीनिंग समझिए, जो शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस है वो दो टाइप की हो सकती है, एक्यूमुलेटिंग एंड नॉन एक्यूमुलेटिंग। वन बाय वन समझिए क्या मीनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूमुलेटिंग। एज द नेम सजेस्ट, इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना। हमारा एएस 15 क्या कहता है, जब हम छुट्टियों की बात करते हैं तो वो दो टाइप की हो सकती है। वन इज एक्यूमुलेटिंग, मतलब सर वो इकट्ठी होती है, एंड दूसरा है नॉन एक्यूमुलेटिंग, मतलब यूज की तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सर वो लैप्स कर जाएंगी। लाइक मान लीजिए एक एम्प्लॉय था, देयर इज एन एम्प्लॉय मिस्टर ए। सर मिस्टर ए ना एक एम्प्लॉय है, ये कंपनी में काम करता है, लेट्स से ही इज वर्किंग इन टाटा लिमिटेड। ये टाटा लिमिटेड में जॉब करता है सर, और कंपनी ने इसे ऑफर किया था कि इसे साल में 45 डेज की लीव मिलेगी एंड दैट आर पेड लीव्स। सर मतलब ये कि सर अगर ये छुट्टी भी लेगा तो तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, ऐसे इसे 45 दिन की हमने पेड लीव अलाउ की। बट सर इसने क्या किया, साल में सिर्फ 35 दिन का ही लीव इसने अवेल किया। सर 35 दिन की छुट्टी ली इसने, 45 में से 35 की ही छुट्टी ली। सर इसके बैलेंस बच गए, कितने बैलेंस बच गए दिन? 10 दिन, 10 दिन का बैलेंस बच गया। अब सर ये बैलेंस के रिगार्डिंग है ना, दो चीजें हो सकती है। पहला केस, कंपनी कहती है कि ये हम एक्यूमुलेट कर देंगे, एक्यूमुलेट का मतलब अगले साल के लिए इसे इकट्ठा कर लेंगे, और दूसरा ऑप्शन सर ये लैप्स हो जाएंगी, नॉन एक्यूमुलेटिंग। तो सर अगर ये एक्यूमुलेटिंग है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई बेनिफिट कंपनी इसे देगी, और अगर मान लीजिए सर ये नॉन एक्यूमुलेटिंग है, इसका मतलब ये लैप्स हो जाएंगे, आपने बेनिफिट उठाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये गई। अब सर एक्यूमुलेट होने के बाद क्या हो सकता है, एक्यूमुलेट होने के बाद भी फर्दर दो चीजें हो सकती है। एक्यूमुलेटेड होने के बाद इट कुड बी वेस्टेड और अनवेस्टेड। सर अब इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी आपको कहती है कि सर ये 10 छुट्टियां जो आपने अवेल नहीं की, इसके बदले हमसे कैश ले लो, आपने 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, इसके बदले आप हमसे कैश ले लो, हम तो आपको 45 दिन की ऑफ दे रहे थे, आपने 35 ही दिन लिया, इसका मतलब आपने हमारे लिए टेक्निकली 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो इसका कैश ले लो, तो इसे कहा जाएगा वेस्टेड। और अगर कंपनी कहती है कैश तो नहीं देंगे सर, आपकी छुट्टियां अगले पीरियड में ऐड कर देंगे, इसका मतलब सर अगले बार 45 तो मिलती ही है, यू हैव ऑप्शन फॉर 10 एक्स्ट्रा डेज, इसका मतलब आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए 55 दिन की लीव्स इकट्ठी हो जाएंगी। दिस इज अनवेस्टेड, मतलब कैश मिलेगा, कैश कंपनसेटेड है तो वेस्टेड, और अगर आपको एक्स्ट्रा लीव मिलेंगी तो अनवेस्टेड। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारे टाइप्स ऑफ जो है कंपनसेटेड एब्सेंस हो सकता है। वन इज एक्यूमुलेटिंग, लीव्स आर कैरी फॉरवर्ड एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर।
और नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब है लीव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होती सर, और वो लैप्स हो जाती है अगर आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपकी एक्यूमुलेटिंग है सर तो वेस्टिंग हो सकती है, दैट मींस कैश पेमेंट मिलेगी सर। और अनवेस्टिंग या नॉन वेस्टिंग होती है सर, इसका मतलब कैश नहीं मिलेगा, बस फ्यूचर का एंटाइटलमेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब सर अगर हम इसकी अकाउंटिंग की बात करें तो आप खुद समझ सकते हो, लॉजिकली सोचिए जरा सर, इस केस में हमें फ्यूचर में कुछ नहीं देना। वो छुट्टी ले लेता तो वेल एंड गुड था सर, उसने नहीं ली तो क्या कंपनी को फ्यूचर में कुछ देना है सर? कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऑब्वियस है सर कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, ना आपका कोई फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, ना कोई लायबिलिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आई। वही दूसरी तरफ सर, दूसरी तरफ अगर आपकी छुट्टियां, चाहे वेस्टिंग का केस देखो चाहे नॉन वेस्टिंग का, क्या कंपनी को फ्यूचर में इसे कंपनसेट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। काम एम्प्लॉय ने इसी साल कर दिया है, इसका कंपनसेशन अगले साल में, अगले 12 महीने में कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये सारी शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस है, जिनके रिगार्डिंग आपको सुटेबल प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा और आपको अपना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एक्सपेंस। लेट्स से कंपनी के केस में ये वेस्टिंग है, यानी कि सर कंपनी कैश देने वाली है, तो सर कैश कब देगी? अगले साल देगी, लेकिन देना पड़ेगा। क्या एम्प्लॉय को उसे लेने का अधिकार मिल चुका है? यस। जैसे ही उसने 45 में से 35 लीव ली, 10 दिन काम किया, he is entitled to 10 days of cash payment for the unused leaves। अब सर लेट्स से कंपनी कहती है एक दिन के 1000 रुपए देंगे, अगर एक दिन के 1000 मिलेंगे तो 10 दिन के 10,000 देने पड़ेंगे, तो कंपनी ईयर एंड पर एक एंट्री पास करके छोड़ देगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सर 10,000 का एक खर्चा रिकॉर्ड करके छोड़ देगी टू प्रोविजन, बुक्स में एक प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाएगा फॉर दिस पेमेंट, जो आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी। ठीक है, इवन अगर अनवेस्टेड भी है सर, कैश नहीं देना तो छुट्टियां तो देनी पड़ेगी ना, इसका मतलब फ्यूचर में वो आएगा नहीं और आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, स्टिल द एंट्री विल रिमेन सेम। कोई फर्क नहीं है सर वो वेस्टिंग है या अनवेस्टिंग है, आपको अकाउंटिंग एंट्री सेम करनी है। और अमाउंट की कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेट्स से कंपनी की पॉलिसी है कि आपकी 10 कैरी फॉरवर्ड तो हो गई, बट इन ईयर आप 50 से ज्यादा छुट्टियां ले नहीं सकते, तो सर ऑब्वियस है 45 और 10 55 हो गई है, बट आई कैन नॉट टेक मोर देन 50, तो 5 अपने आप लैप्स होंगी सर, 5 का ही बेनिफिट देना पड़ सकता है, तो 5 का प्रोविजन बन जाता, लेकिन प्रोविजन बनेगा सर। ठीक है, दोनों केस में आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि कंपनसेटेड लीव्स को कैसे आपको जो है वो रिपोर्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। दूसरा मुद्दा जो शॉर्ट टर्म में आपको ध्यान रखना है वो है प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स। बेसिकली कंपनी प्रॉफिट में से हिस्सा दे रही है या बोनस अनाउंस कर देती है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस देगी। सर ये अमाउंट अगर ईयर एंड पे फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट कंपनी की पॉलिसी है सर वो हर साल खत्म होने के 3-4 महीने बाद बोनस देती है, तो 31 मार्च को उसे रिपोर्ट करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं, वो डिपेंड करेगा दो बातों पे। दीज एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ, खर्चा सिर्फ तब रिकॉर्ड किया जाएगा, पहली बात अगर कंपनी का एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। सर देखो हम प्रोविजन बना रहे हैं, अगर आपको ES 29 याद हो तो ES 29 कहता है प्रोविजन सिर्फ दो ही सूरत हाल में बनाया जाता है। फर्स्ट, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, एंड नंबर 2, अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। अगर हम 31 मार्च को देखें, आप कह रहे हो सर कंपनी हर साल खत्म होने के अगले 3-4 महीने में बोनस बांटती है, बट दिस इज नॉट अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन। क्या कंपनी इसको अवॉइड कर सकती है? यस, अवॉइड कर सकती है। एंड दूसरी बात सर, अगर मान लो कंपनी को बांटना भी है तो अमाउंट हमें नहीं पता, कंपनी कितना बांटने वाली है, एंड वी कैन नॉट मेक एनी एस्टिमेट ऑल्सो। तो सर ऐसे केसेस में 31 मार्च को कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, जब आप एक्चुअल में पे करोगे उस टाइम पे उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो ही हम एक्सपेंस और अपनी एक ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि जो अमाउंट आपको विद इन 12 मंथ में पे करने होते हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको सिंपली कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस और अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है अगर अनपेड है। सर दो बातें आपको अलग से ध्यान रखनी है, वन इज फॉर कंपनसेटेड एब्सेंसेस एंड नंबर 2 इज फॉर प्रॉफिट्स एंड बोनसेस। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, ये है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब सर ऑब्वियस है, शॉर्ट टर्म 12 महीने में पे हो रहा था तो लॉन्ग टर्म 12 महीने के बियॉन्ड पे होगा। जो नेक्स्ट 12 महीने पे करेंगे वो शॉर्ट टर्म है, और जो 12 महीने के बियॉन्ड पे करेंगे ऑल दोज अमाउंट्स आर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। सर काम इस साल करवा रहे हो 24-25 में, लेकिन पेमेंट सर 25-26 में भी नहीं, 26-27 या उसके बियॉन्ड वाले ईयर्स में की जाएगी, then it will be referred as long term employee benefit। सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो सकता है, it depends on the contract।
सर आज हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया और हमने उसे बोल दिया कि भाई अगर तो इस पूरे साल काम करेगा तो तेरे को 2 साल बाद 2 लाख का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अब जरा सोचिए, बोनस इस साल के काम करने की वजह से मिल रहा है सर, लेकिन मिलेगा कब? ये सर 2 साल बाद मिलेगा। तो इट विल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। सर बन गया आज, मिलेगा 2 साल बाद। तो इट रेफर्स टू ऑल दोस सम व्हिच आर पेबल बियॉन्ड 12 मंथ, जो 12 महीने के बाद देने हैं आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। लाइक एग्जांपल के लिए सर, लॉन्ग टर्म का कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट है। सर कंपनसेटेड एब्सेंसेस भी लॉन्ग टर्म की हो सकती है। सर जरा सोचिए, अगर हम 12 महीने के अंदर पे करने वाले हैं बेनिफिट छुट्टियों का, जिनकी उसने यूज नहीं किया, अवेल नहीं किया है, तो सर वो शॉर्ट टर्म बन जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने कहा है कि जो आपकी अनयूटिलाइज्ड एब्सेंसेस उसकी पेमेंट 24 महीने बाद की जाएगी या 15 महीने बाद की जाएगी, देन इट विल बिकम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। सिमिलर वे में सर कोई प्रॉफिट में हिस्सा या बोनस भी ऐसे हो सकते हैं जो बियॉन्ड 12 मंथ दिए जाएंगे। एंड लास्टली कोई कंपनसेशन, नॉर्मली सैलरी वेजेस का भी कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो होल्ड रखा गया है, सो दैट इट कुड बी पेड आफ्टर 12 मंथ। कोई भी रीजन से कंपनी होल्ड कर सकती है। तो इन सारे केसेस में आप अमाउंट मोर देन 12 मंथ के बियॉन्ड दे रहे हो। सर बाकी तो देखिए कोई फर्क नहीं है, आपका एक एक्सपेंस है, एक लाइबिलिटी है जो आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। बस मेन मुद्दा क्या है, जो अमाउंट आपको बियॉन्ड 12 मंथ पे करने होते हैं, उनके लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि दीज शुड बी रिकॉर्डेड एट डिस्काउंटेड अमाउंट। तो अगर कंपनी 2 साल बाद कोई बेनिफिट देने वाली है तो सर एंट्री अभी भी वही होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट या एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बस फर्क इतना है सर, अमाउंट एब्सोल्यूट नहीं होगा, जो भी अमाउंट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ना ही इसका कोई क्वेश्चन है मॉड्यूल में। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट पेबल होगा, एंट्री सेम रहेगी जो शॉर्ट टर्म में की थी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। सर ये जो शॉर्ट टर्म एब्सेंसेस वाला टॉपिक था, क्या या लॉन्ग टर्म एब्सेंसेस में भी सेम रहेगा? आंसर इज यस। सेम का सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पे हम शॉर्ट टर्म में कैलकुलेशन कर रहे थे, मतलब बियॉन्ड विद इन 12 मंथ, यहाँ बियॉन्ड 12 मंथ में हो जाएगा। बस वहां हम अनडिस्काउंटेड अमाउंट वैल्यू कर रहे थे, यहाँ पे डिस्काउंटिंग जरूर करनी पड़ेगी अगर कोई भी अमाउंट आपको बियॉन्ड 12 मंथ देना है। ठीक है, चलिए जी, दिस इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। थर्ड पॉइंट, टर्मिनेशन बेनिफिट। सर टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब क्या है? कई बार कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को अपनी एंटिटी से निकाल देती है। मे बी सर कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा हो गए हैं और हमें ले ऑफ करना है। जैसे कि आज के टाइम पे इकोनॉमी में देखोगे तो बड़ी बड़ी सारी मेजर कंपनीज, Amazon, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सारी इंटरनेशनल कंपनीज ले ऑफ कर रही है। एआई की वजह से बहुत सारे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई इस वजह से। ठीक है, तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को निकालती है तो दो ऑप्शन होते हैं सर, या तो धक्के मार के निकाल दो, मतलब ऑब्वियस है कि आप कंपनी खुद निकाल देगी कि तुम चले जाओ। कभी कभी कंपनी को लगता है यार 1000 बंदे में से 200 निकालने हैं, सारे एक जैसे, हम कैसे निकालें? तो कंपनी अनाउंस करती है VRS। व्हाट इज दिस VRS सर? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कंपनी कहती है कि 1000 लोगों में से हमें 200 बंदे निकालने हैं। अब कौन से 200 जाना चाहते हैं वो चले जाओ। अब आपको सर ऐसे तो कोई नहीं जाएगा, जिसको जॉब मिली हुई है वो क्यों छोड़कर जाएगा? तो कंपनी लालच देती है कि जो छोड़कर चला जाएगा उसे इतना अमाउंट कंपनसेशन का मिलेगा। तो कई बार एम्प्लॉय सोचता है यार जॉब तो और मिल जाएंगी, यहां से एक अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, लेके निकल जाते हैं। तो ये स्कीम में भी एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं। तो सर चाहे कंपनी ने निकाला हो, चाहे VRS में एम्प्लॉय खुद सिलेक्शन करके गया हो, दोनों केस में कंपनी जब एम्प्लॉय जा रहा है तो उसे एक अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर देना पड़ सकता है। दैट इज नोन एज टर्मिनेशन बेनिफिट। मतलब वो सारे बेनिफिट जो कंपनी को देने पड़ते हैं ओनली फॉर द रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को निकालने की वजह से, प्री मैच्योर आप उसे निकाल रहे हो, उसकी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया था, तो बेसिकली आप उसे कंपनसेट कर रहे हो। दैट इज नोन एज टर्मिनेशन बेनिफिट। So it refers to those sum which an entity was obliged to pay due to termination of employee. It may be कंपनी ने खुद टर्मिनेट किया है या मे बी उसने VRS में एक्सेप्टेंस कर ली हो। ऐसे केसेस में एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होना चाहिए सर, लेकिन कब? नंबर 1, आपने एक फॉर्मल प्लान जो है वो बना रखा है टर्मिनेशन का और वो अप्रूव हो चुका है। और दूसरी बात, अगेन अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो खर्चा रिकॉर्ड कर देना सर जब जब ये बेनिफिट आपको देना पड़े, मतलब एज एंड व्हेन बेसिस पे है, जब जब खर्चा बनेगा तब तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना। अगर खर्चा आपको अगले 12 महीने में पे करना पड़ेगा तो आपको एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है अनडिस्काउंटेड अमाउंट की। लेकिन अगर वो अमाउंट सर बियॉन्ड 12 मंथ पे करना है, मतलब 12 महीने के भी बाद पे करना है, तो फिर डिस्काउंटेड अमाउंट पे आपको रिकॉर्ड करना है।
तो यहाँ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सर, सीधा सीधा रिकॉर्ड होना है। लेट्स से 2025-26 में कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया, बदले में कंपनी उन्हें 10 लाख का बेनिफिट दे रही है, 10 लाख रुपीस का। तो कंपनी को ये 10 लाख रुपए इमीडिएटली एक्सपेंस के तौर पर दिखाने पड़ेंगे। अगर आपने पे कर दिया है तो अच्छी बात है, एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस टू कैश। और अगर पे नहीं हुआ है तो सर तो आउटस्टैंडिंग बना देना। अगर आप कहते हो सर अगले साल में पे करना है, मतलब विद इन 12 मंथ, तो सर 10 लाख का 10 लाख दिखेगा। लेकिन अगर आप कहते हो सर 2 साल बाद देना है, हमें अभी नहीं देना इसको, तो फिर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे निकालो और एक्सपेंस इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा। बस ये ध्यान रखना, आप इसे डेफर नहीं कर सकते, खर्चा इमीडिएटली आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट, ये है हमारा टर्मिनेशन बेनिफिट। अब आते हैं इस ईयर के लास्ट कॉन्सेप्ट पर, ये है हमारा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में क्या बताया गया? देखिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने क्या देखा सर? शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस, मतलब सर करंटली काम कर रहे हैं, करंटली आप पे कर रहे हो, विद इन 12 मंथ पे कर दोगे। देन हमने देखा सर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब सर रिटायरमेंट के पीरियड खत्म होने के बियॉन्ड 12 मंथ पे करोगे। और थर्ड हमने देखा निकालने पर, एम्प्लॉय को बाहर निकाल रहे हो तो कंपनसेशन दे रहे हो, टर्मिनेशन बेनिफिट। अब आता है चौथा पॉइंट, ये है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कंपनी में जॉब करते हो, ये सबसे टेक्निकल टॉपिक है, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो आज और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा फ्यूचर में, रिटायरमेंट के बाद। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है यस सर, आज काम करेंगे तो आज तनख्वाह मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद कौन देता है? आपने सुना है सर पेंशन के बारे में, यस। क्या पेंशन जब आपको मिलती है, क्या आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो? तो ऑब्वियस आंसर इज नो। आपने जो पास्ट में काम किया है उसी के बदले आपको पेंशन दी जाती है। सिमिलर वे में जब आप छोड़कर जाते हो कंपनी को, तो कंपनी आपको ग्रेचुटी देती है सर, ग्रेचुटी पे करती है। क्या ग्रेचुटी जब आपको ईयर एंड पे, रिटायरमेंट पे आपको मिलती है एक लमसम अमाउंट, तो क्या आपने कोई अलग से काम किया है? नहीं सर, उसके लिए हमने जो पूरी लाइफ हमारा काम किया है उसी के बदले में एक साथ पेमेंट कंपनी ने रिटायरमेंट पे दे दी। इन्हीं को कहा जाता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। कई कंपनीज आपको रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी देती है। कंपनी कहती है कोई बात नहीं, आपके मेडिकल बिल्स हमेशा हम उठाया करेंगे। कंपनी कई बार कहती है कि तुम्हारे लिए घर हमारी तरफ से होगा, तुम रिटायर हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम जिंदा हो हमारे तरफ से ही तुम्हें घर दिया जाएगा। ऐसे न्यूमरस बेनिफिट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है इवन आफ्टर रिटायरमेंट। बट द प्रॉब्लम इज सर, जब हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं तब वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो सर ये पैसा हम क्यों दे रहे हैं? एक ही ऑब्वियस रीजन है, आप काम पहले करवा चुके हो, ये पैसा आप इसको बाद में पे कर रहे हो। दिस इज द ओनली ऑब्वियस रीजन। सर काम पहले हो चुका है, पैसा बाद में दिया जा रहा है। तो हमारा यस कहता है जब काम आप करवा चुके हो, सिर्फ देना बाकी है पैसा, तो खर्चा क्यों नहीं आज ही रिकॉर्ड कर देते? अगर मान लो आप किसी से 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में काम करवा रहे हो और उसका पैसा उसे पेंशन के तौर पर दोगे 2039-40 में, तो सर पैसा बाद में दोगे, काम तो आज ही करवा लिया। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस शैल बी बुक्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इटसेल्फ। तो सर 39-40 में तो खाली ड्यू अमाउंट की पेमेंट हो रही है। इसका मतलब सर एक्सपेंस आज रिकॉर्ड कर लो और कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दो, जो आप 39-40 में पे ऑफ कर दोगे। सर बहुत दूर की सोच ली, 39-40, यस, ये हमारा कॉन्सेप्ट इसी बात के ऊपर बेस्ड है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत समस्या वाला काम है। अगर आज हम किसी को एम्प्लॉय के तौर पर रख रहे हैं, उसको फ्यूचर में कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी ग्रेचुटी मिलेगी, या वो कितने बार बीमार होकर हमसे मेडिकल फैसिलिटी लेके जाएगा, या उसे घर देने के लिए हमें फ्यूचर में आज से 20 साल बाद कितना रेंट देना पड़ेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा आज? इसी वजह से टॉपिक बहुत टेक्निकल है। बेसिकली एएस 15 के इस सारे पोर्शन में आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक एक्सपर्ट जो हमारी हेल्प करता है, हम सीएस की हेल्प करता है इन सभी चीजों का एस्टिमेट लगाने में, एंड दैट पर्सन इज एक्चुअली, तो बेसिकली कंपनी को यहाँ पे एक्चुरियल वैल्यूएशन करवानी पड़ती है कुछ हिस्से में, और उससे ही वे कैलकुलेशंस की जाती है। इसीलिए टॉपिक बहुत टेक्निकल है, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्यूचर को देख के चलता है। आज से 1 साल 2 साल बाद की बात नहीं करता सर, ये कई बार 20, 25, 30 साल बाद की भी बात कर रहा होता है।
ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ये सारे बेनिफिट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कहलाते हैं। तो इट रेफर्स टू ऑल दो सम पेबल टू एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट। इट कुड बी एनी मेडिकल बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन एक्सेट्रा। दीज बेनिफिट, ये बेनिफिट दो टाइप के हो सकते हैं। अकाउंटिंग पर्पजेस से आपके जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। इवन एक अटेम्प्ट पहले इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया था कि दोनों के अंदर डिफरेंस बताओ। ये वैसे डिफरेंस एक कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए अकाउंटिंग पर्पजेस से, इसी को थ्योरेटिकल वे में पूछ लिया गया। वन इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड नंबर टू इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान या डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। सर दोनों में क्या फर्क है, यही हमारा मेन मुद्दा है। चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। वन इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड अदर वन इज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। दो सिनेरियो को समझिएगा, जरा गौर से समझिएगा, आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। कंपनी ने मिस्टर ए को हायर किया। कंपनी ने कहा कि भाई हम तुम्हें महीने के 30,000 रुपए की सैलरी देंगे, ये तुम्हारी सैलरी रहेगी 30,000 रुपए महीना, और जॉब करते रहो हमारे लिए, हम तुम्हें इंक्रीमेंट भी देते रहेंगे। अब मिस्टर ए क्या सोच रहा है, सर आज तो मेरी एज 28 साल है, लेट से मैं तुम्हारे लिए जॉब करता रहूंगा, शायद जॉब करते 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 मेरी उम्र 60 साल हो जाए, तो मुझे काम करने के बदले तनख्वाह देते रहोगे। लेकिन सर 60 साल का जब मैं हो जाऊंगा, मेरे हड्डियां हिलना बंद कर देंगी, तब क्या होगा, तब तो तुम मुझे निकाल दोगे, कहोगे भाई अब तुमसे काम नहीं होता, अब मुझे तब कौन सहारा देगा। तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम जुगाड़ कर देते हैं, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद का सहारा हम बनाते हैं। क्या करना है सर, पहली बात हम तुम्हारे लिए सरकार ने पीएफ जो खोल रखा है, पेंशन सॉरी प्रोविडेंट फंड, उस प्रोविडेंट फंड में हर महीने 2,000 रुपए जमा करवाते जाएंगे। हर महीने 2,000 रुपए जमा करवाते जाएंगे। तुम जब रिटायरमेंट की एज पे आओगे तो इसमें अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हर महीने 2,000 रुपए निकालेंगे और सरकार को दे आएंगे तुम्हारे नाम पर, और वो पैसा सरकार तुम्हारे नाम पर इकट्ठा करती रहेगी, उस पर ब्याज कमाई करते करते उसको अमाउंट को बढ़ाती रहेगी। और यही नहीं, हम तुम्हारे लिए रिटायरमेंट पे बहुत सारी ग्रेचुटी का भी इंतजाम करने वाले हैं। कितनी ग्रेचुटी देंगे, तुम जो 60 साल में जब रिटायर होगे, जब तुम रिटायरमेंट पे जाओगे, उस साल तुम्हारी जो तनख्वाह होगी उसका हम तुम्हें एक महीने की सैलरी का 40%, जो भी तुम्हारी उस साल तनख्वाह रहेगी उसका 40% देंगे। एंड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, तुम 32 साल काम कर चुके होगे तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट बनेगा, वो हम तुम्हें उस टाइम पे कर देंगे। तो ये दोनों चीजें तुम्हारे सहारा बनेगी जब तुम रिटायर होगी। एम्प्लॉय ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है सर, आप मेरे लिए दो दो चीजों का जुगाड़ कर रहे हो। अब जरा समझिए, हमने भी ये दोनों बेनिफिट जो देंगे हम आपको रिटायरमेंट के बाद देंगे, तो दीज आर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब ये दो टाइप के और वो मैंने दोनों टाइप यहाँ पे लिए, और आप आई होप आप समझ गए होंगे। पहला नाम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसका मतलब एज अ एम्प्लॉयर वी आर ओनली सपोज टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन सम ऑफ मनी। हमारी ऑब्लिगेशन सिर्फ इतनी है कि एक फिक्स अमाउंट है जो हमें हर पीरियड देना पड़ेगा। दिस इज दैट पार्ट। पीएफ में पैसा जमा करवाना है सर, हमारी ऑब्लिगेशन इतनी सी है कि 2,000 रुपए डालो, हर महीने हम 2,000 रुपए उस पीएफ में डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। अब उस पीएफ पे गवर्नमेंट के हाथ में है, उस पैसे को बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। सर हमने 2,000 रुपए जमा किए, गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट किए, पता चला कि वो सारा पैसा डूब गया। 60 साल की उम्र में एक जब पैसा लेने गया तो पता चला एक भी रुपया नहीं है। एम्प्लॉयर का गला पकड़ रहा है, तुमने मेरे पैसों का क्या किया, क्या एम्प्लॉयर लाइबल है? द आंसर इज नो। हमारा सिर्फ इतना सा कर्तव्य था कि हर महीने 2,000 रुपए निकालने हैं, वो हमने निकाले, जमा करवाए, आखिरी में नहीं बचे, ये तुम्हारी रिस्क है, हमने सरकार को दे दिए थे, हमारे जो है जेब से पैसा निकलना था वो हमने हाथों हाथ दे दिया था। दिस इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एज अ एम्प्लॉयर वी आर ओनली लाइबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी। वो हमने पे किया, बात खत्म। सर इसकी अकाउंटिंग में बहुत सिंपल है, हमें फ्यूचर में कुछ नहीं देना, हमें सिर्फ अभी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, पैसा एक्यूमुलेट होता जाएगा, कुछ बचा तो एज इट इज एम्प्लॉय को मिल जाएगा, ना बचा तो एम्प्लॉय की रिस्क। हमारी एंट्री क्या होगी सर, हर महीने बस इस 2,000 को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना, दैट्स इट। पे नहीं किया है तो एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दो, जब भी आप पे करोगे तो उसे खत्म कर देना, इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इज एज सच, इज एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही काम है।
मेन मुद्दा है सर इस पोर्शन का। जरा गौर से समझिए, यहाँ पे आपको मंथली कुछ अमाउंट अलग से नहीं निकालना है, यहाँ पे आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको एक लमसम अमाउंट उसे रिटायरमेंट पे देना है। और वो लमसम अमाउंट जीरो नहीं हो सकता सर, उसकी जो भी लास्ट ऑन सैलरी होगी उसका 40% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, ये तो आपको देना पड़ेगा। अब ये अमाउंट डिपेंड करेगा कि जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर होके जाएगा तब तक उसे कितना इंक्रीमेंट मिल चुका होगा। सर आज 30,000 पे है 28 साल की उम्र में, 60 साल तक अगर हम 5-10% का इंक्रीमेंट भी दें तो क्या पता है इसकी सैलरी 2 लाख रुपए तक भी चली जा गई होगी। तो 2 लाख का 40% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, दिस इज द अमाउंट अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे। बट प्रॉब्लम क्या है सर, कंपनी इतना बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं निकाल पाएगी। तो कंपनी यूजुअली क्या करती है, हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, ये सोच के कि भाई इसको 32 साल बाद इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए कहां से आएगा, हमने इसको प्रोमिस तो कर दिया पर इसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है सर, हर साल थोड़ा सा हिस्सा अपने प्रॉफिट में से निकालती है और कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, अगले साल भी थोड़ा सा हिस्सा फिर से इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आती है, कुछ पैसा हम डाल रहे हैं हर साल। हम क्यों चाह रहे हैं ऐसा सर, ताकि जब वो रिटायर हो तो हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए। अब सोचिए जरा, कंपनी ने थोड़ा सा हिस्सा हर साल निकाल के इन्वेस्ट किया, सर 10 साल बाद पता चला कंपनी के वो सारे पैसे डूब गए, क्या अब नुकसान एम्प्लॉय का है? द आंसर इज नो। इस बार एम्प्लॉयर लाइबल है फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपकी डूब भी गई तो एम्प्लॉय को नहीं पता, एम्प्लॉय कहेगा मुझे तो इतना पैसा चाहिए, तुमने कहा था हम देंगे तुम्हें, अब तुम लाओ, कहां से लाओगे हमें नहीं पता, तुमने इन्वेस्टमेंट की थी तुम जानो। इस बार रिस्क कंपनी का होता है, एम्प्लॉयर का होता है। दिस इज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। सर इस बार हमें सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना, हमें एक प्री डिफाइंड बेनिफिट है जो रिटायरमेंट के टाइम पे देना पड़ेगा। तो हेंस हमें रिटायरमेंट या उसके बाद ये जो बेनिफिट देना है सर, एक फिक्स बेनिफिट देना है, हम सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करके नहीं बच सकते। अल्टीमेटली जो रिस्क होगा, फ्लक्चुएशन होंगे, वो सारे एम्प्लॉयर के होंगे। दिस इज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड इसी पार्ट की अकाउंटिंग सबसे क्रिटिकल हो जाती है। जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एंटिटी ओनली लायबल टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट पीरियोडिकली एक फिक्स अमाउंट देने की ही लायबिलिटी होती है, इससे ज्यादा हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें लेकिन एंटिटी को प्री डिसाइडेड बेनिफिट देना होता है रिटायरमेंट के बाद, तो वो बेनिफिट के लिए कंपनी को अलग से अमाउंट चाहिए होता है, वो इन्वेस्ट करेगी तो रिस्क बेसिकली एम्प्लॉयर का ही रहेगा। तो पहले केस में रिस्क एम्प्लॉय का है, तो दूसरे केस में रिस्क एम्प्लॉयर का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का सबसे सिंपल एग्जांपल। लेकिन अगर यहां देखें तो सर पेंशन देनी है अगर कंपनी को, या कोई मेडिकल बेनिफिट देने हैं आफ्टर रिटायरमेंट, ग्रेचुटी देनी है, तो सर ये यूजुअली डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बनता है। अकाउंटिंग क्या होगी सर, देखो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग बड़ी आसान है, खर्चा रिकॉर्ड करो और कोरस्पॉन्डिंगली पे कर दो। पे नहीं किया तो सर लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दो। पे विद इन 12 मंथ करोगे तो अनडिस्काउंटेड, बियॉन्ड 12 मंथ पे करोगे तो आपको डिस्काउंटेड कर देना है। दैट्स इट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग हो गई। मेन मुद्दा है सर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इसके लिए हमारा एएस 15 कहता है यू हैव टू फॉलो पीयूसी मेथड, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। अब ये क्या भला है, यही मेन मुद्दा है जो हमें समझना है, प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। तो ये हमारा एक मेथड है जो एक्चुरियल वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी बुक्स में लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है और एक्सपेंस भी बुक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए दो चीजें आपको निकालनी सीखनी पड़ती है। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, एग्जैक्टली जो मेन मुद्दा बनता है वो इसी की कैलकुलेशन का बनता है। अब थ्योरेटिकली इस बात को समझना बहुत मुश्किल है, बस मैं आपको दो बातें बता देता हूं। पहली बात, सर एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होता है या एक्सपेंस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो एएस 15 में मेनली आपको खर्चों के ये नाम देखने को मिल सकते हैं। आपको करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम प्लान एसेट, एक्चुरियल गेन और लॉसेस, पास्ट सर्विस कॉस्ट, कर्टेलमेंट या सेटलमेंट का इंपैक्ट, ऐसी सारी चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ सर आपको बैलेंस शीट में वैल्यूएशन कैसे करनी है, तो बैलेंस शीट में वैल्यूएशन का ये प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना होता है। बट एग्जैक्टली सर ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा, बाकी बात हम जब क्वेश्चंस करेंगे उसी में समझ पाएंगे। ये वर्ड्स ऐसे देखने से आपको समझ में नहीं आएंगे, ये मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है, बट मैं आपको सिर्फ उतना ही करवाने वाला हूं जितना आपके मॉड्यूल में कवर्ड है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, डीबीओ एग्जैक्टली काम कैसे करता है। कंपनी को यह पता है कि सर हमारी एक सर्टेन ऑब्लिगेशन है, कंपनी को सर ये बात पता है कि वी हैव अ सर्टेन ऑब्लिगेशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
कंपनी उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है पैसा, पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर देती है। और वो इन्वेस्टमेंट कितनी की जाती है सर, ये सारी कैलकुलेशन हमें एक्चुअली करके बताता है। एक्चुअली बताता है कि सबसे पहली बात तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या बनने वाली है। लेट्स से ही कैलकुलेट्स कि आपको 50 साल बाद या 30 साल बाद 50 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। ये कैलकुलेशन एक्चुअली ने की कि आज से 30 साल बाद आपको कितना रुपए देना पड़ सकता है। कैसे निकालेगा सर वो सारे प्लस माइनस वो अपने जो भी एक्चुरियल साइंस के जो कॉन्सेप्ट उसने लगा रखे होते हैं, पढ़े होते हैं, उसकी बेसिस पे निकालता है। आपको पता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे निकलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे निकलता है, हमें कैसे पता, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता किससे कितना रुपया लेना चाहिए। कोई अगर एज कम है तो कम प्रीमियम आता है, एज ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा आता है, कोई स्मोकिंग करता है तो प्रीमियम ज्यादा आता है, स्मोकिंग नहीं करता है तो प्रीमियम कम आता है। ये सारी चीजें कौन बताता है सर, ये सारी चीजें एक्चुरी जो है वो एक्चुरियल साइंस की बेसिस पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं सर, बेनिफिट देना है हमें 50 लाख का, ये कैलकुलेशन एक्चुरी ने कर दी। अब एक्चुरी क्या कहता है सर, ये आपको पेमेंट है ना 30 साल बाद करनी है। अगर मैं आपको 30 साल बाद अचानक से कहूंगा 50 लाख रुपए ले आओ तो आप नहीं ला पाओगे सर, तो आप हर साल कुछ ना कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दो। अब कितना करें सर, वो भी एक्चुअली निकालता है। एक्चुअली कहता है मार्केट में जो फिलहाल भाव चल रहे हैं, जो सेंटीमेंट चल रहे हैं, हमें लगता है कि हम 12% कमाई कर लेंगे। तो आपको 50 लाख रुपए 30 सालों में बराबर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आप रफली 20-25 लाख रुपए में निकालोगे, इसके ऊपर कमाई होती रहेगी, अपने आप 50 बन जाएगा। तो यहां पे लेट्स से एक्चुअली ने बताया कि आपको हर साल आपको 80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देने चाहिए। 80,000 रुपए पहले साल इन्वेस्ट करो, अगले साल उस पर 12% आएगी, 80,000 और कर देना। उससे अगले साल 160 के ऊपर 12% रिटर्न आएगी, 80 और कर देना, और ऐसे करते जाना। 30 सालों में आपको 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो अमाउंट होता है, ये जो आपका ऑब्लिगेशन होता है, ये आपको टोटल पे करना है। इसी ऑब्लिगेशन को अगले 30 सालों में हम रिकॉर्ड करते हैं इन अवर बुक्स। हर साल थोड़ा थोड़ा ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होता जाता है और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होता जाता है। जो ऑब्लिगेशन हम अभी तक रिकॉर्ड कर चुके होते हैं उसे कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू, जो ऑब्लिगेशन हमने गिवन बैलेंस शीट डेट तक वैल्यू कर दिया होता है। और दूसरी तरफ सर जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल इन्वेस्ट होता है, दिस इज नोन एज प्लान एसेट। इसे हम प्लान एसेट कहते हैं। प्लान एसेट है ये आपने ये ऑब्लिगेशन पे करने के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। तो बैलेंस शीट में सर ये एक ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करना है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसे पूरा करने के लिए आपने एक एसेट भी परचेज कर रखी है। तो बैलेंस शीट में दिखाते टाइम हम क्या करते हैं सर, ऑब्लिगेशन में से ही इस एसेट को माइनस करके नेट करके बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, नेट वैल्यू को शो कर देते हैं। लेट्स से ऑब्लिगेशन अभी तक आपने 10 लाख रिकॉर्ड कर दिया और उसकी कोरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट 6 लाख की हुई है, तो 4 लाख की नेट लायबिलिटी आप रिकॉर्ड कर देते हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सर कि ये ऑब्लिगेशन हमारा 10 लाख का है बट प्लान एसेट हमारी 15 लाख की हो चुकी है। तो सर हमने इन्वेस्ट ज्यादा कर रखा है या इन्वेस्टमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ गई और ऑब्लिगेशन अभी उतना नहीं बना है, तो ऐसे केसेस में ये माइनस में आ जाता है। तो एएस इवन इसके बारे में बताता है कि अगर मान लो आपने ये कैलकुलेशन की, इसे एक बार मत देखना, अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, इसे बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्लान एसेट की वैल्यू है उसको आप फेयर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ में से माइनस करके नेट करके दिखाते हो। अगर ये अमाउंट नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब सर प्लान एसेट की वैल्यू हाइयर है, ये कम है ये ज्यादा है, तभी नेगेटिव आएगा सर। तो ऐसे केसेस में एसेट को कैसे वैल्यू करना है, एसेट को फिर वैल्यू करना चाहिए अमाउंट सो डिटरमाइन, जो माइनस में आपने निकाला है, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम प्लान एसेट, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कल को उससे क्या बेनिफिट वापस आ सकते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कई बार ये इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी होती है बट सर ये रिटर्नेबल रिफंडेबल नहीं होती है किसी वजह से, तो फिर आपकी कोई एसेट एक्चुअल में है ही नहीं, आप सिर्फ ऑब्लिगेशन पे करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यस ने कहा आपकी माइनस में जो फिगर आ रही है वो ये इस प्लान एसेट से आपको जो रिफंड वापस पैसा मिल सकता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, सिंपली आपको 2-3 चीजें दे दी गई और बताया गया कि बताइए बैलेंस शीट में कैसे आएगा। तो अगर एसेट साइड रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब माइनस में फिगर आ रहा है तो एसेट बनेगी, बट एसेट शुड बी वैल्यूड एट द लोअर वैल्यू ऑफ दीस टू। आई होप आपको बस इतनी सी बात समझ में आई। खर्चे के अलग अलग नाम होते हैं। अब इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं मॉड्यूल के, और तभी मैं आपको ये टॉपिक पूरा डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अभी आपको ये पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आएंगे। इतना पार्ट हमने अभी तक कवर कर लिया, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन देखते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। चलिए